हाय गाइस। अब यहाँ पे हम डीपीएसपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, टोटल यहाँ पे जितने भी डीपीएसपी हैं फ्रॉम आर्टिकल नंबर 36 टू लेके आर्टिकल नंबर 51, वो पूरा हम यहाँ पे कवर करेंगे विथ पीवाईक्यू, विथ क्वेश्चंस। हम यहाँ पे वो पढ़ेंगे नहीं, बट क्वेश्चंस के माध्यम से उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। होपफुली मान के चलता हूँ कि आप इसको पढ़ते रहते होंगे। चलिए, क्योंकि अब मैं पढ़ाने वाला तो हूँ नहीं, बस क्वेश्चंस करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर पढ़ना है तो मेरे साथ बैच में जुड़ जाइए। अभी थोड़ा प्रमोशन हो गया, बट क्या करें, करना पड़ता है। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी आर जस्टिशिएबल इन नेचर, नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, फंडामेंटल राइट तो हटा ही दो, डायरेक्ट लॉ ऑफ द पार्लियामेंट भी हटा दो। सिंपल सी बात है, इट इज नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, बिकॉज जस्टिशिएबल इन नेचर की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट की। Okay, even fundamental duties are non-justiciable in nature. Preamble is non-justiciable in nature. Okay, but all other things can be used to check the validity of any law. Okay, ठीक है. So DPSP comes in part 4 of the Indian Constitution from Article 36 to Article number 51, and it is not the non-justiciable in nature. You can't directly challenge in the court of law. Okay, although time to time parliament has made the law for that. Okay, chaliye, although it is one of the very important in policy making. Okay, in contrast fundamental rights are justiciable in nature. ठीक है, चलिए, वो यहाँ पे देखिए टर्म लिखा है, दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड एक्ट एज अ गाइडलाइंस फॉर द स्टेट इन पॉलिसी मेकिंग। बहुत अच्छी लाइन है, एग्जाम में भी इस लाइन पूछी हुई है। यस, it is used in the government like governance, like गवर्नमेंट स्कीम लाती है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के लाती है, टीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के लाती है। आगे हम डिस्कस भी करेंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी आर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। आपको बता देना चाहता हूँ 42nd अमेंडमेंट के बाद ऐसे आई थिंक 4 डीपीएसपी हमने ऐड किए थे, ठीक है। बट यहाँ पे देखते हैं, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, टू प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ये आपको बता दो, ये आर्टिकल नंबर 43A का पार्ट है। सॉरी, माय मिस्टेक, ये वाला नीचे वाला आर्टिकल 43A का पार्ट है, ठीक है। ये तो बिल्कुल हमने ऐड किया था यहाँ पे। अब ये वाला जो पार्ट है, प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये हमारा आर्टिकल 39A का पार्ट है, ठीक है। और टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये आर्टिकल 39F का पार्ट है, 39F का पार्ट है। यस, ऑल दीज 3 आर्टिकल्स आर एडेड आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और एक और यहाँ पे अमेंडमेंट, मतलब 42nd के बाद एक और हमने ऐड किया था, उसका नाम है 48A। जो मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं उनको तो रटवाया है मैंने पूरा। 48A यहाँ पे बात करता है इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो ये 4 आर्टिकल हमने ऐड किए थे आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन द डीपीएसपी में हमने 4 आर्टिकल ऐड किए हैं आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। एक आपका आता है 39F, दैट इज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, 39A फ्री लीगल एड, एंड 43A पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट, ठीक है। यस, ऑल द 3 आर करेक्ट। चलिए, और एक और आपको बता दिया मैंने, 48A भी हमने ऐड किया था। आपको बता देना चाहता हूँ अमेंडमेंट 97th अमेंडमेंट, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन में हम कहीं ना कहीं कवर करने वाले, इसलिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना नहीं चाहता हूँ मैं। क्योंकि एक अब बता दूँ आपको, 43B भी हमने ऐड किया हुआ है 97 अमेंडमेंट के बाद, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। उसके बाद हमने एक 86 अमेंडमेंट के बाद हमने आर्टिकल 45 के अंदर कुछ बदलाव किए हैं, वो भी हमने ऐड किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें हमने ऐड की हुई है, तो चिंता मत करिए। चलिए, ये देखिए यहाँ पे, और इसमें एक और यहाँ पे एडेड रहता है 48A, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, पूरा PDF आपको शेयर हो जाएगा, चिंता मत करिए। आप बुक भी रेफर कर सकते हैं वैसे तो। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो देखिए, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की यहाँ पे जब हम बातें करते हैं तो हम बात यहाँ पे आई थिंक आर्टिकल 51 की करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए, आर्टिकल 51 में यहाँ पे आपको बताऊं तो सीधी लाइनें लिखी हैं, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को हम प्रमोट करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ वी विल हैव अ वेरी फ्रेंडली रिलेशन, मतलब काइंड ऑफ जस्ट रिलेशन वी विल मेंटेन। और जो भी अगर इंटरनेशनल इश्यूज होंगे, इंटरनेशनल डिस्प्यूट होंगे, वी विल सॉल्व थ्रू द आर्बिट्रेशन। ये सब आर्टिकल 51 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 48 की जब हम बात यहाँ पे करते हैं तो आर्टिकल 48 यहाँ पे हो जाता है, मॉन्यूमेंट को बचाने की बात यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। सॉरी, माय मिस्टेक, आर्टिकल 49 में हम बात करते हैं। आर्टिकल 48 हम यहाँ पे बात करते हैं अपने एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री
की यहाँ पे बातें करते हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्लॉटर ऑफ द काउस, मतलब इसको रोकने की बातें करते हैं आर्टिकल 48 में। आर्टिकल 40 तो आपको पता है विलेज पंचायत की बातें होती हैं यहाँ पे। और आर्टिकल 45 में आपको बताऊं एक अमेंडमेंट किया गया था, 86 अमेंडमेंट के बाद एक अमेंडमेंट आया था इसके अंदर, जिसके अंदर हमने किया था कि 0 से जो 6 साल के बच्चे हैं उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, उनको हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बातें कर रहे हैं, मतलब स्टेट देगा उनको। ठीक है, यहाँ पे चेंजेस किए गए थे आफ्टर द 86 अमेंडमेंट एक्ट। चलिए देखिए 51 आर्टिकल क्या कहता है यहाँ पे, स्टेट टू प्रमोट, क्या प्रमोट करने की बातें कर रहे हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशंस एंड एनकरेज रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन। ठीक है, प्लस यहाँ पे अगर कोई भी डिस्प्यूट होते हैं दैट विल सॉल्व बाय द आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन के थ्रू हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे उसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द गांधीयन प्रिंसिपल। तो गांधीयन आइडियोलॉजी की आपको पता होनी चाहिए थोड़ी सी। देखो बहुत सिंपल समझ है गांधीयन आइडियोलॉजी की। विलेज पंचायत की गांधी जी हमेशा बातें करते थे, विलेज पंचायत के साथ साथ हमेशा वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बातें करते थे, अभी कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बातें करते थे, SC/ST की प्रमोशन की बातें करते थे, लिकर की कंजम्पशन को रोकने की बातें करते थे, और बाकी जो स्लॉटर हाउसेस है इनको बंद करने की बातें करते थे। अब इनके लिए आर्टिकल आपको पता होने चाहिए, यही गांधीयन प्रिंसिपल के यहाँ पे पार्ट है। ठीक है, इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क अगर बता दूं तो ये आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको 39D में मिलता है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज अ पार्ट ऑफ द 39D। 39D में आपको देखने को मिलता है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस आर्टिकल 51 में देखने को मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको गांधीयन प्रिंसिपल कौन कौन से हैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको सिर्फ आर्टिकल लिखता हूं, बाकी आप देख लीजिएगा वैसे। ठीक है, तो आर्टिकल 43B में हम बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 43 की भी बात करते हैं, इसके अंदर कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बातें की जाती हैं। 43 भी आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करने की बातें, सेटअप करने की बातें की जाती हैं। SC/ST की प्रमोशन के लिए हम यहाँ पे आर्टिकल 46 की बातें करते हैं। फिर आर्टिकल 47 के अंदर हम बातें करते हैं कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, कंजम्पशन ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, इनको हम रोकेंगे। और 48 के अंदर हम बातें करते हैं कि स्लॉटर ऑफ द काउस, जो भी हैं उनको हम रोक लगाएंगे उस पर। ठीक है, प्रोहिबिट करेंगे। मिल्चेस जो भी हैं यहाँ पे, स्लॉटर ऑफ द काउ, काप्स, मिल्चेस, उसको हम रोक लगाएंगे। दीज आर द गांधीयन प्रिंसिपल, दीज आर द गांधीयन प्रिंसिपल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए ये देखिए आप यहाँ पे, ये सब गांधीयन प्रिंसिपल के इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रमोशन ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC/ST आर्टिकल 46, एंड एक और आप लिख लीजिए यहाँ पे 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है। 47 यहाँ पे आपकी बात करता है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को, कंजम्पशन ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजीरियस टू हेल्थ, वी शुड प्रोहिबिट दैट। एंड स्लॉटर ऑफ द काउस को यहाँ पे रोकने की बात, स्लॉटर ऑफ द काउ, काप्स, अदर मिल्चेस, इनको हम यहाँ पे इनकी क्या बोलते हैं, इनको रोकने की यहाँ पे बात करते हैं, स्लॉटर बंद किया जाना चाहिए। विच इज नॉट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ DPSP, कौन सा नहीं है, नॉट बोला है। प्रमोशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट, व्हाई शुड प्रोहिबिशन, सॉरी यस, अभी तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था मैं। 47 आपको होगा ये। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी 43B, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ना भाई, ये तो 32 में आता है, आर्टिकल 32 का पार्ट है। दिस इज द नॉट द DPSP। प्रोविजन फॉर द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ द 0 to 6 ईयर, यस, ये आर्टिकल 45 में बात की जाती है। ठीक है, चलिए ये आप देख लीजिए यहाँ पे जी। ये देखो 6 से जो 14 साल है ना, ये पहले देखो आपको बता देना चाहता हूँ, 6 से 14 साल पहले फंडामेंटल, पहले DPSP के अंदर ही लिखा हुआ था। लेकिन क्या हुआ, जब 86 अमेंडमेंट आया ना, तो 6 से 14 साल हमने फंडामेंटल राइट बना दिया, आर्टिकल 21A में ऐड कर दिया। तो उसको हमने, अब कुछ तो आर्टिकल 45 में डालना पड़ेगा ना, तो हमने 0 से 6 साल कर दिया। ठीक है, चलिए। Which of the following is not a correct description of the directive principle of state policy? डिस्क्रिप्शन ही सही नहीं है DPSP का। पहली बात बता दो, DPSP यहाँ पे वेलफेयर स्टेट की बात करता है। DPSP आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, यस, ये तो एक्सप्लेनेशन सही है भैया। DPSP हैव अ पॉलिटिकल सैंक्शन, यस, इट हैज अ पॉलिटिकल सैंक्शन बाय द वे। DPSP आर डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर द स्टेट लेजिस्लेशन, यस, इट इज ऑब्जेक्टिव, मतलब DPSP promises इक्वल इनकम एंड फ्री हेल्थ केयर फॉर द ऑल इंडियंस। देखो ऐसे प्रॉमिस तो नहीं करता, वो प्रॉमिस नहीं करता। ठीक है, इक्वल, हम यहाँ पे इक्वल इनकम की हम बातें यहाँ पे नहीं करते, हम यहाँ पे बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो इनकम है उस, मतलब यहाँ पे उसको बराबरी का करेंगे, हम इसकी बातें करते हैं। ठीक है, तो प्रोमिसेस नहीं है, DPSP आर नॉट द प्रोमिसेस, DPSP आर द ऑब्जेक्टिव, DPSP आर द गाइडलाइंस, DPSP आर नॉट द प्रोमिसेस। सो दैट्स व्हाई D इज द, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो आप कर सकते हैं। ठीक है, DPSP आर डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर ले लीजिए आप, सेंट्रल लेजिस्लेचर ले लीजिए, हर एक के लिए आप एक तरह से देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस। ओके,
डीपीएसपी का पॉलिटिकल सैंक्शन, यस, मतलब ऑफकोर्स ये बात है, पॉलिटिकल सैंक्शन का मतलब ये होता है कि इन फ्यूचर व्हेन द लाइक गवर्नमेंट हैज द मनी एंड ऑल दे विल वर्क, ठीक है। तो अब इसको एजेंडाज में भी देखने को मिलता है, गवर्नमेंट के एजेंडाज में भी रहता है, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा में भी आपको देखने को मिलता है, यस, ठीक है, नॉट अ लीगल सैंक्शन। चलिए, आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द फ्री लीगल एड। अभी हमने फ्री लीगल एड किसके बाद, अच्छा, फ्री लीगल एड टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, यस यस, थोड़ा सा रुकते हैं जरा, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की यहाँ पे बातें की जा रही हैं, चलो देखते हैं जरा। तो यहाँ पे मैंने फ्री लीगल एड की बात तो यहाँ पे नहीं देखी इनमें। आर्टिकल 44 प्रमोशन ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री, थोड़ा सा अलग अलग कर रहे हैं लोग। 44 मामले में किसकी बातें करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बातें कहाँ होती हैं, कॉटेज इंडस्ट्री की यहाँ पे बातें होती हैं आपके आर्टिकल नंबर 43 में, यहाँ पे नहीं होती हैं, ठीक है। तो दैट्स हाउ कॉटेज इंडस्ट्री का आपका आर्टिकल नंबर 43 है, 44 वैसे ही गलत हो जाता है। 46 इज नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड की हम बातें यहाँ पे आर्टिकल 39A में करते हैं, ठीक है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के हम यहाँ पे एजुकेशन में और एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि फ्री लीगल एड की बातें यहाँ पे कर रहे हैं, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आर्टिकल 46 रिलेटेड टू द प्रमोशन ऑफ द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर आपको फ्री लीगल एड का डायरेक्टली नहीं पता होगा, 39A के अंदर आता है, जो हमने अभी पहला क्वेश्चन उसी में डील किया था, क्या था वो, 42nd अमेंडमेंट के बाद एडेड है वो, ठीक है। फ्री लीगल एड इज अंडर आर्टिकल 39A विच इज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ओके। तो प्रमोशन ऑफ द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे बातें हो रही फॉर द SC and ST, नॉट द फ्री लीगल एड, ओके। आर्टिकल 44 डील विद यूनिफॉर्म सिविल कोड, नॉट कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री तो आर्टिकल 43 में आता है, और 43B में क्या आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में अलग से आता है, ठीक है। चलिए, असर्शन, any individual affected due to the violation of any of the directive principle of state policy cannot move to the court, of course बात तो सही है यहाँ पे। directive principle are not justiciable, of course इसलिए तो नहीं कर सकता, इसलिए तो नहीं जा सकता वो। अगर वो जस्टिशिएबल होता, अगर वो फंडामेंटल राइट होता, तो ही कैन मूव टू द कोर्ट, बट हियर इट इज नॉट, कैनॉट बी मूव टू द कोर्ट बिकॉज इट इज नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, ओके। चलिए देखो, डीपीएसपी आर नॉन जस्टिशिएबल अंडर आर्टिकल 37 विच मीन्स दे कैनॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट, okay, hence individual cannot approach to the court if the state fails to implement DPSP, okay। अगर स्टेट ने भाई दारू बंद नहीं किया, तो तुम क्या जाके सीधा कोर्ट के कटघरे में खड़े हो जाओगे, नहीं कर सकते, तो बिकॉज इट इज नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, ओके। स्टेट के लिए गाइडलाइंस है वो एक तरह से, ठीक है। चलिए, which of the following statement regarding the current status of the relationship between the fundamental right and DPSP is correct? Directive principle cannot get priority over the fundamental right in any case. देखो ये बात तो सही है, fundamental right get the more priority, DPSP always get, no, DPSP को priority नहीं देते। एक आपको केस बताता हूँ, मिनर्वा मिल केस, आपको बहुत बार बोला भी है वैसे मैंने, 1980 का केस है मिनर्वा मिल केस, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रीइंफोर्स किया वापस से कि whenever there is a conflict between the fundamental right and DPSP, we will prefer the fundamental right because it is justiciable in nature, ठीक है। तो fundamental right get the priority, okay, fundamental right get the priority. In some cases DPSP may get the priority over the fundamental right. कुछ केसेस हैं जैसे कि 39C और क्या बोलते हैं आपका 39C और 39 जब हम यहाँ पे D की बातें करते हैं, 39C और 39B की यहाँ पे बातें करते हैं, सॉरी 39B और 39C की जब हम बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसको प्रेफरेंस देते हैं, और बात भी सही है, लेकिन देखते हैं यहाँ पे क्या सही बोलता है अभी। तो देखो अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, B वाला तो वैसे भी गलत है, DPSP कैनॉट गेट द प्रायोरिटी। देखो ए वाला, अगर थोड़ा सा सोचो, अभी अपने आप में कुछ स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टिंग है एक दूसरे को लेके, अगर ए वाला सही होगा तो डी वाला फिर कैसे, क्योंकि डी वाले के हिसाब से बताऊं 39C और 39B ये दो आर्टिकल हैं, दे गेट द प्रेफरेंस ओवर द क्या बोलते हैं आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी की बातें करता है ना, हम 39C और 39B को इंप्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पे आर्टिकल 14 को बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में लिखा हुआ है, हमने 9th शेड्यूल के अंदर इसके अंदर बातें डाल रखी हैं, ठीक है। तो यस, तो यहाँ पे ए और डी तो ऐसे भी कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो ये डी तो गलत कर दो। आपको जब इसका दिले तो आपको इंसिडेंट पे बता रहा हूँ, इसके लिए तो मैं क्लॉज भी बता रहा हूँ मैं, तो डी ज्यादा अप्रोप्रिएट है ना यहाँ पे। फंडामेंटल राइट ऑलवेज गेट, अभी ऑलवेज कैसे होगा फिर, यहाँ पे तुम बोल रहे हो डी में बोल रहे हो कि सम केसेस में डीपीएसपी को तुम प्रायोरिटी दे देते हो, तो ऑलवेज कैसे होगा फंडामेंटल राइट, कहीं ना कहीं तो तुम फंडामेंटल राइट को कहीं ना कुछ केसेस में आप यहाँ पे साइडलाइन कर ही रहे हो ना, तो यहाँ पे डीपीएसपी को कहीं ना कहीं हम यहाँ पे क्या बोलते हैं ज्यादा पावर देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ केसेस में, आपको बता दिया मैंने 39C और 39B, ठीक है, व्हेनेवर आई हैव टू इंप्लीमेंट। चलिए देखो यहाँ पे, तो ऑल द मिनर्वा मिल केस में बात बोली गई है, ठीक है।
लेकिन आपके लिए बताता हूँ मैं एक केस आपको, जब मैं अभी तो मैंने फंडामेंटल राइट अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाया, जब पढ़ाऊंगा तो सब चीज़ें उनको समझा दूंगा, आपके लिए भी कहीं ना कहीं डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, राइट टू वर्क इन इंडिया इज अ, अब राइट टू वर्क फंडामेंटल राइट है, तो बोलोगे फंडामेंटल राइट तो नहीं, डीपीएसपी का पार्ट है। राइट टू वर्क इज अ पार्ट ऑफ द दिस फंडामेंटल दिस, अरे यार डीपीएसपी, ठीक है, इट्स अ डीपीएसपी। ये एक्चुअली यूपीएससी ने बहुत बार इसको क्वेश्चन पूछा राइट टू वर्क को, ये आपका आर्टिकल 41 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 41 में आपको देखने को मिलेगा राइट टू वर्क, ठीक है, आर्टिकल 41 में आपको देखने को मिलता है। देखो दो तीन चीजें दिमाग में रखो, आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क की बात होती है, आर्टिकल 42 में मैटरनिटी बेनिफिट की बात होती है, मैटरनिटी रिलीफ की बात होती है, और आर्टिकल 43 में लिविंग वेजेस की बात होती है। क्यों मैं इसको बता रहा हूँ, क्योंकि देखो यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करता है ईपीएफओ का, ईपीएफओ का एक एग्जाम कंडक्ट होता है, और एपीएफसी का एग्जाम कंडक्ट होता है, उसमें मेनली यहीं से क्वेश्चन देता हो एपीएफसी, ठीक है। तो ये जो यहाँ से क्वेश्चन देता है ना, वो तो मेनली डीपीएसपी को पूरा कवर कर लेता, होलिस्टिक कवर करता। तो जो की टर्म्स है ना, आर्टिकल 41 का की टर्म है राइट टू वर्क, आर्टिकल 42 का है मैटरनिटी रिलीफ, ओके, और एक्चुअली और भी बहुत सारे टर्म है, लेकिन मेजर टर्म आपको दिमाग में बता रहा हूं मैं रखने के लिए। और आर्टिकल 43 का है लिविंग वेजेस, तो दिमाग में रखिए इस चीज को, ठीक है। चलिए, इट इज लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ अ स्टेट टू प्रोवाइड लीगल एड टू पुअर। देखो एज सच मैं तो नहीं बोलता, नो वन शैल बी डिनाइड जस्टिस बाय द रीजन ऑफ हिज पॉवर्टी, ये तो बात बिल्कुल सही है, नो वन शैल बी डिनाइड जस्टिस। इसलिए हम आर्टिकल जब 20 की बातें करते हैं तो उसको हम यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर देते हैं, ठीक है। अगर उसका पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है, नहीं आर्टिकल 22 में, आई थिंक 22 में उसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यस, इट इज अ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ स्टेट टू फ्री लीगल एड। 39A में यहाँ पे दी गई है ना बात, 39A में लिखा है ना फ्री लीगल एड, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी तो बनती है उनकी, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे एंड एक्सप्लेनेशन भी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नो वन शैल बी डिनाइड जस्टिस बाय द रीजन ऑफ हिज पॉवर्टी, आर्टिकल 39 का ये ऑब्जेक्टिव है, वैसे समझ में आता है, वैसे तो पढ़ के समझ में आता है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डीपीएसपी, इट इज नॉन अमेंडेबल। ऐसा किसने बोला, अमेंड तो किया जा सकता है, इट कैन बी अमेंडेबल, तो पहला गलत हो गया। नॉट इनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, यस ये सही है। फंडामेंटली इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यस ये सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। अमेंडेबल है यार, कितनी बार अमेंड हुआ है, 42nd अमेंडमेंट, उसके बाद अपना 86th अमेंडमेंट, 97th अमेंडमेंट हुआ तो है। चलिए, इट इज नॉन जस्टिसेबल, आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है। चलिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये बहुत बार का फेवरेट क्वेश्चन है, बता दो, इट्स अ कंप्लीट पीवाईक्यू, ओके देखते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो थे वो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यस उसमें कंटेंट थे। हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950 एज अ डीपीएसपी, ये बहुत बार आपको बताया भी है मैंने, जब डीपीएसपी के पीआईक्यूज जब कराए हैं उसमें भी बताया है, और मेरे बच्चों को तो मैंने अलग से बताया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था, जो 1935 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था क्या बेसिकली, it was a kind of guidelines, it was a guidelines given to the governor general and the viceroy, like whenever they have the resources they will implement, okay, जो भी आपकी गाइडलाइंस उनके लिए थी, सर्टेन गाइडलाइंस दे रखी थी, वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए थी, तो वही डीपीएसपी में हमने एक तरह से इनोमरेट किया है, ठीक है, ठीक है। इट वाज गाइडेड टू द गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स, ओके, विच वी इनकॉर्पोरेटेड एज अ डीपीएसपी, ठीक है, जो पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। Which part of the Constitution of India referred to the responsibility of the state toward the international peace and security? अब इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51 आपको याद आ जाना चाहिए अभी तक तो, ठीक है। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की हम उसी की बात कर रहे थे ना यहाँ पे, इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विद बिटवीन द नेशन, इसी की बात थी, तो यहाँ पे डीपीएसपी आएगा बिल्कुल, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 51 दिमाग में रखो, ठीक है। इतना तो है यार कि मैं ऑल दो थोड़ा सा आप लोगों के लिए कम लॉयल रहूंगा, बिकॉज मेरे बच्चे बोलेंगे कि यार क्या है मतलब तुम, लेकिन इतनी पूरी कोशिश हमेशा रहती है मेरी कि जो भी पढ़ाऊँ आपको दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। ये हर जगह की मेरी कोशिश है, ठीक है। ऑल दो थोड़ी लॉयल्टी आप लोगों के लिए थोड़ी कम हो जाती है यूट्यूब के लिए, और अपने बच्चों के लिए ज़्यादा हो जाती है, बट वेन एवर आई टीच आई मेक श्योर दैट कि जो मैं पढ़ाऊँ वो बच्चों को लॉयल हो जाए, ठीक है। चलिए, 42nd अमेंडमेंट ऑफ द टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव प्राइमेसी टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओवर फंडामेंटल राइट। मतलब कहने का मतलब ये है कि 42nd अमेंडमेंट जो हुआ उसने डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी ओवर द फंडामेंटल राइट। ऐसी कोई बात है क्या? ऐसी तो बात कहीं नजर नहीं आती। मिनर्वा मिल केस रूल दैट देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन द पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, ये बात बोली है मिनर्वा मिल केस में, बात बोली है कि देयर शुड बी अ बैलेंस। यस, दोनों हमारे लिए जरूरी है। National Commission for Review of the Working of the Constitution has recommended that DPSP made justiciable। देखते हैं, तो देखो
मिनरल मिल्क की सही तो बात सही है, ठीक है। थर्ड वाला तो मुझे डाउटफुल लग रहा है, चलो देखते हैं ऑप्शन देखते हैं। अच्छा, टू वाला सही है, मैं यहाँ पे टू वाले के साथ तो जा सकता हूँ, लेकिन जरा 42nd अमेंडमेंट बहुत बड़ा अमेंडमेंट था, जरा मैं देखना चाहूंगा कि 42nd अमेंडमेंट में ऐसी क्या चीज है। बिकॉज देर आर सर्टन ओनली देर आर टू केसेस जहां पे डीपीएसपी को थोड़ी हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कंपेयर टू द फंडामेंटल राइट। आपको ऑलरेडी बताया था मैंने, कौन सा 39B एंड 39C, ठीक है। 39B बेसिकली बात करते हैं यहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज, एंड यहाँ पे आर्टिकल 39C इसके बारे में बात करता है प्रिवेंशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, इसके बारे में बात करता है, तो उसको रोकने के लिए देखो। अच्छा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट added the clause in the article 31C gave primacy to the article 39B and 39C over article 14 and 19। आर्टिकल 14 यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है और आर्टिकल 19 में मल्टीपल आर्टिकल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑन मिनरल मिल्क केस तो आपको बता ही दिया मैंने। यस, नेशनल कमीशन फॉर द रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट रिकमेंड मेकिंग डीपीएसपी जस्टिसेबल, इट वुड डाइल्यूट द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाता है। चलो ये बात मुझे भी देखो, 42nd अमेंडमेंट थोड़ा अपने आप में काफी बड़ा अमेंडमेंट है, मतलब उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं बाय डिफॉल्ट, आपको बता दूं मैं, इतने अमेंडमेंट उसके अंदर हुए थे। तो यस, ये दोनों बात मुझे भी थोड़ा उतना आइडिया नहीं था, दिमाग से मेरे भी स्किप हो गई थी। चलिए, बड़ी बात दिमाग में रखिए, 39B और 39C, 39B और 39C थोड़ा सा लिख भी लो कहीं पे, 39B और 39 से लिख लो। 39B यहाँ पे बात करता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, और 39C यहाँ पे बात करता है प्रिवेंशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। चलिए, लॉ कवर्ड अंडर आर्टिकल 39B एंड C हैव बीन प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट सम ऑफ द फंडामेंटल राइट। यस, ये बात तो सही है, क्योंकि 39B और 39C क्या करते हैं, थोड़ा सा फंडामेंटल राइट को ओवर पावर कर देते हैं। ये बात तो आपने ऑलरेडी देखी। डीपीएसपी आर ऑल्सो रिगार्डेड रेलेवेंट फॉर कंसिडरिंग दैट व्हाट आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19। देखते हैं, तो देखो अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट पूरी तरह सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज 39B और 39C कहीं ना कहीं यहाँ पे फंडामेंटल राइट के अबव आ जाता है, ठीक है, कुछ आर्टिकल्स के, मतलब फंडामेंटल राइट को ओवरराइड कर देता, सॉरी। डीपीएसपी आर आल्सो रिगार्डेड रेलेवेंट फॉर कंसिडरिंग व्हाट इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19। ऑफ कोर्स ये बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, मतलब रीजन सही है, वहां पे दोनों सही है। देखिए, देखो आर्टिकल 39C के अंदर हमने पुट किया है, and reinforced by the 42nd amendment provided that law made to implement article 39B 39C cannot be challenged for violating article 14 and 19। कहने का मतलब यहाँ पे है कि अगर टीपीएसपी का कोई क्लॉज जो 39B और 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए लगाया जा रहा है, अगर वो 14 और 19 को किसी भी तरीके से वॉयलेट कर रहा है तो उसको हम ओवरराइड कर सकते हैं, वहां पे उसके लिए चैलेंज नहीं किया जाएगा, सीधी बात है। So directive principle, particularly those related to the economic justice, are considered when judging the reasonableness of the restriction under article 29 19 clause 2 and 19 clause 6, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे which of the following is among the DPSP, मतलब कौन सा इसमें है। The state shall strive to promote science and technology for development। पहली बात आपको बता दूं, ये जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है, ठीक है। The state shall endeavor to secure citizen informed civil court। yes, ये तो हमने आर्टिकल 44 में अभी पढ़ा, तो ये तो है ही वैसे भी, तो बी सेकंड वाला सही है। The state shall try to develop population policy। ऐसी कोई बात हमने पढ़ी क्या अभी तक? क्या आपने पढ़ी है? किताब खोल के देख लो, ऐसी हमने कोई बात नहीं पढ़ी। पॉपुलेशन पॉलिसी, फैमिली प्लानिंग, ऐसी कोई हमने बात डीपीएसपी में नहीं पढ़ी, ये भी पीवाईक्यू है वैसे। द स्टेट शैल टेक स्टेप टू प्रमोट टूरिज्म, ऐसी कोई बात हमने नहीं पढ़ी। हमने मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने की बातें की हैं, और आर्टिकल 49 में मेंशन भी है, बट इट इज नॉट द पार्ट दैट हमने टूरिज्म को प्रमोट करने की बात यहाँ पे की है, तो ओनली टू इज द राइट स्टेटमेंट हियर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे द डीपीएसपी आर फंडामेंटल फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लास। आपको बता दो, अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लास के लिए हजारों चीजें हैं। आपको फंडामेंटल राइट में भी आर्टिकल 15, 16, 17 दिखी जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट, ये तो फंडामेंटल राइट अपने आप में है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये भी आर्टिकल, ये भी फंडामेंटल राइट का ही पार्ट हो गया। तो तीनों जो आपको दिख रहे हैं फंडामेंटल राइट में बहुत सारे दे रखे हैं। ऑल्दो अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लास के लिए हम यहाँ पे भी आर्टिकल 46 को रखते हैं, लेकिन सिर्फ इसी के लिए है क्या हमारा डीपीएसपी? नहीं भाई, गवर्नेंस में यूज होता है, गवर्नेंस में, पॉलिसी मेकिंग में, स्कीम बनाने में। यस, तो गवर्नेंस में आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है बकायदा इसके बारे में, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। दिस इज द पार्ट दैट डीपीएसपी गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द स्टेट। यस, ठीक है। चलिए, which of the following is the correct statement? Premises given to all for DPSP contained in part 4
भाई हर एक को थोड़ी दे रखा, हमने सिर्फ 2 आर्टिकल दे रखे हैं, आर्टिकल 39B एंड 39C, ठीक है, बाकी को हमने नहीं दे रखा है। प्रेमिसेस गिवन टू ऑल फंडामेंटल राइट, अरे कहाँ दिया भाई, ये स्टेटमेंट ही गलत है दोनों। थोड़ा कभी कभी कुछ पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, देख लो। प्रेमिसेस गिवन टू ओनली डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्लॉज बी एंड सी ऑफ द 39, यस इसको दिया है बस हमने, बाकी बात खत्म, बाकी तो हमने पढ़ लिया। चलिए, Which of the following DPSP are not originally the provided in the Constitution of India? खुद देख लो, फ्री लीगल एड 39 एक हमने इसको 42nd अमेंडमेंट के बाद ऐड किया। बाकी देखोगे एडुकेट मीन ऑफ लाइवलीहुड ये आर्टिकल 39 में मेंशन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में मेंशन है, स्लॉटर ऑफ द काउ एंड काब्स प्रोहिबिट करने के लिए 48 में मेंशन है, यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री की बात आर्टिकल 48 में की जाती है। तो 39 ने ऑलरेडी एडेड नहीं था, 39 एक को हमने बाद में ऐड किया है आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। चलिए, द टर्म इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपका 39D में देखने को मिलता है, इट्स अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी 39D। वैसे मैंने हमेशा आपको बोला है कि 39B, 39C और 39D काफी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिए आप। इवन 39 ऑलवेज टॉक अबाउट द दिस एडुकेट मीन ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजंस, ठीक है। चलिए, सेकुलरिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द सेंस दैट स्टेट शुड बी न्यूट्रल टू डिफरेंट रिलीजन। यस, स्टेटमेंट तो सही है अपने आप में, क्योंकि हम सेकुलर स्टेट है भाई और बेसिक फीचर का पार्ट है, बेसिक फीचर है सेकुलरिज्म। वन ऑफ द डीपीएसपी स्टेट दैट इट विल बी द पार्ट ऑफ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इंप्रूव द ब्रीड ऑफ द कैटल एंड स्टॉप द स्लॉटर ऑफ द काउ एंड कॉव्स। ये बात सही है, आर्टिकल 48 में लिखा है, लेकिन क्या दोनों में कोई इंटरलिंकिंग है? नहीं है यार। एक सेकुलरिज्म कहाँ एक जीव जंतुओं को बचाने की बात कर रहा है, दोनों इंटर रिलेटेड है ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं है। सो ऑप्शन यहाँ पे क्या चला जाएगा? बी ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पे। चलिए, Which of the following is not a DPSP? Organization of Village Panchayat, of course ये तो है, आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये भी है। राइट टू वर्क एंड टू एजुकेशन एंड पब्लिक, अच्छा वेट यहीं पे रुक जाओ, नॉन सिटीजन के लिए थोड़ी है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ सिटीजन के लिए है ना, इसलिए यहीं पे गलत हो गया, यहीं पे गलत हो गया। पूरा पढ़ो, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, अभी ध्यान दिया, नीचे थोड़ा सा मेरी आंख चली गई, बट एक्चुअली गलती हो जाती है यहाँ पे गलती एक्चुअली हो जाती। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन है, नॉन सिटीजन के लिए थोड़ी दिया है हमने, इसलिए यहाँ पे बी इज द रॉन्ग आंसर, बी इज द नॉट इज द पार्ट। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री ये तो हमने ऑलरेडी कर रखा है भैया, 43 है, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये डीपीएसपी ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, वैसे पढ़ देते हैं। डीपीएसपी आर द कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच एम्बॉडी द सोशल फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, सिर्फ देख लो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो ऑलरेडी हो गया हमारा। चलिए, ये था रिपीट हो गया ना, ये भी रिपीट हो गया। स्लॉटर ऑफ द, हाँ, इक्वल वे फॉर इक्वल वर्क ये भी रिपीट हो गया, ठीक है। आई थिंक ये भी रिपीट हो गया, रिपीट तो नहीं हो गया अभी, कुछ गलती तो नहीं होगी मुझसे? नॉट अ डीपीपी हो गया, कुछ गलती तो नहीं होगी भाई, रुको आ जाओ, ये भी हो गया। अच्छा, वेट, हाँ ये वाला क्वेश्चन। Which of the following are included in the DPSP? Uniform Civil Code, Article 44. Separation of judiciary from executive, Article 50. National importance, protection of the monuments and all, 49 में आता है। ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, तीनों आते हैं वैसे, तीनों all the three are the part of the DPSP. With respect to the DPSP of state policy, मतलब जो भी है, which is the not correct? सिक्योर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, मैटरनिटी बेनिफिट याद करिए, आपको आर्टिकल 42 में बताया था, यस। विलेज पंचायत, आर्टिकल 40, यस। सिक्योर द इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड द प्रोविजन ऑफ द इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक एंड ड्रग विच इज इंजीरियस टू हेल्थ, आर्टिकल 47, यस, ये बात भी सही है। एंड अगला देखो, आर्टिकल 50 में यहाँ पे सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की बात की गई है, नॉट द मॉन्यूमेंट के प्रोटेक्शन की बात की गई, आर्टिकल 49 में लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैच द फॉलोइंग आते हैं ऐसे दुर्लभ क्वेश्चन, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। Which of the following is not DPSP? The state shall endeavor to secure for the citizen an informed civil code, ये तो आर्टिकल 44, ये तो आती, देखो पढ़ा है क्या हमने, तो रिपीटेशन लगता भी आएगा आपको। स्टेट shall endeavor to promote adult education, ये तो यार कहीं नहीं लिखा ना, ये तो गलत हो गया ना, कहीं नहीं लिखा ऐसा। वीकर सेक्शन की बात यहाँ पे करता है ना, ये तो आर्टिकल 46 में आपको देखने को मिलेगा। स्पेशल केयर, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन, SC/ST की बात करता है ना यहाँ पे। चलिए, मॉन्यूमेंट की बात यहाँ पे कर ही रहा है वो भी। मॉन्यूमेंट हमने आर्टिकल 49 में देख लिया, मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने की ऑब्जेक्ट ऑफ द आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस इंटरेस्ट, ये बातें लिखी है आर्टिकल 49 में। तो यहाँ पे एडल्ट एजुकेशन की बात कहीं नहीं की गई है। चलिए, थोड़ा सा भी आइडिया रहेगा, कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ द डीपीएसपी? एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है, ठीक है।
ये सोशो इकोनॉमिक जस्टिस बिल्कुल, स्टेब्लिश रिलीजियस स्टेट, ना ना ना, हमारी कोई रिलीजियस स्टेट की बात नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, ये गलत हो गया, थोड़ा सा आइडिया पे भी आ जाएगा तो कर लेंगे। DPSP are not enforceable by any court. Yes, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर मोर और लेस फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। यस, ये बात भी सही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाता है इसका आंसर से, आर्टिकल 37। चलिए बाकी क्वेश्चन मेरे को लगता है आप कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे उतने ही मतलब बहुत बेसिक है। आपके लिए 4-5 कुछ क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूँ मैं, आपको PDF में शेयर कर दूंगा मेरे ग्रुप में, आप इसको अटेंड करिए। बाकी आपको आसानी से आपको मजा आ जाएगा अटेम्प्ट करने में, खुद समझ जाओगे यार, इतना कुछ है नहीं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला में भी कोई भी हो सकता है, प्रीएम्बल हमने कर लिया, आपने यूनियन एंड द टेरिटरी कर लिया, अब DPSP में हमने कर लिया, तो सीरीज अब चलती रहेगी आपके एग्जाम तक, तो पूरा पॉलिटी खत्म हो जाएगा। और बाकी कोशिश है कि बाकी सब्जेक्ट भी आपके क्वेश्चन के माध्यम से करा दूं आपको मैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।